friends, welcome to my YouTube channel. Today we will complete rest part of chapter number 2, Lost Spring, from class 12th book Flamingo. Annie Jung is the author of this chapter and this is the second part of this story. Today I will explain you. यहाँ पे देखिए एनिस जंग जो कि दो बच्चों से मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम है साहिब जो कि रैक पिकिंग का काम करता है और यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश जो कि इस बात पर जोर देता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ या मैं कार चलाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एनिस जंग जब दूसरे बच्चे से मिलती हैं जिसका नाम है मुकेश, तो यहाँ पर मुकेश एनिस जंग से बातें करता है और वो उनसे कहता है मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो अपने काम का खुद ही मालिक बनना चाहता है या वो ऐसा काम करना चाहता है जहां पर वो खुद ही मास्टर हो। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। यहाँ पर मुकेश ने अपनी बात को अनाउंस करते हुए किससे कहा? ऑथर से कहा। ऑथर कौन है? एनिस जंग। ऑथर से कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। यहाँ पर मुकेश इस बात पर जोर देता है कि वो अपना खुद का काम करना चाहता है और वो मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। यहाँ पर ऑथर ने मुकेश से पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। मुकेश ने आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, यहाँ पर ऑथर की सीधा स्ट्रेट उनकी आंखों में देखकर मुकेश ने आंसर किया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। यहाँ पर फिरोजाबाद जो कि बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, लेकिन उसकी गलियां, उसकी स्ट्रीट जो है वो डस्ट से भरी हुई हैं। लेकिन फिरोजाबाद की डस्ट से भरी हुई गलियों के बीच में मानो ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश का ये सपना धुंधला होकर रह जाएगा। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles। यहाँ पर फिरोजाबाद में जहां पर हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग के काम में एंगेज है, मीन्स बैंगल मेकिंग का काम करती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स। फिरोजाबाद को ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है, मीन्स फिरोजाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए और ग्लास इंडस्ट्री के लिए, जहां पर कांच का सामान सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है, सबसे ज्यादा संख्या में कांच का सामान यहां पर बनता है। और यहाँ पर जो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी, काफी जनरेशन ने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी ग्लास का सामान बनाने में। और गिलास की जो फर्नेसेस होती हैं, मीन्स जो भट्टी होती हैं जहां पर गिलास को मेल्ट किया जाता है, कांच को पिघलाया जाता है, तो काफी सारी फैमिलीज ने अपनी पूरी लाइफ, अपनी जनरेशन तक स्पेंड कर दी फर्नेस के आगे वर्क करने में, भट्टी के आगे वर्क करने में, ग्लास को वेल्डिंग करने में और चूड़ी बनाने में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते। यहाँ पे काफी सारी फैमिलीज ने और उनकी जनरेशन्स ने भी अपनी पूरी लाइफ कांच की जो भट्टी होती है कांच पिघलाने की, उसके आगे वर्क करने में, ग्लास को वेल्डिंग करने में और चूड़ी बनाने में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करती है। तो यहाँ पर फिरोजाबाद को ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा चूड़ियां फिरोजाबाद में ही बनती हैं। तो यहाँ पर इतनी चूड़ियां बनती हैं कि लैंड पे मानो ऐसा लगता है कि जितनी भी वीमेन रहती हैं सभी के लिए चूड़ियां यहीं पर ही तैयार की जाती हैं। यहाँ पर मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। यहाँ पे देखिए, जो सब लोग जानते हैं इस बात को कि छोटे बच्चों से
हॉट फर्नेस के आगे या गर्म तपती हुई भट्टियों के आगे वर्क कराना कितना इलीगल है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, नन ऑफ देम नो। यहाँ पर कोई नहीं जानता, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं यहाँ पर लोग कि छोटे बच्चों को हॉट फर्नेस के आगे, तपती हुई गर्म भट्टियों के आगे वर्क कराना कितना इलीगल है। लेकिन वहां पर सभी बच्चे हॉट फर्नेस के आगे, जो ग्लास को पिघलाने वाली जो फर्नेस होती है, जो भट्टी होती है, उसके आगे सभी बच्चे वर्क करते हैं। लेकिन ये इलीगल है, बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है छोटे बच्चों को हॉट फर्नेस के आगे वर्क कराना। ये छोटे बच्चे जब इन हॉट फर्नेस के आगे वर्क करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे चलती हैं, यहाँ पर ग्लास को मेल्ट करने वाली जो फर्नेस होती हैं, जो भट्टियां होती हैं, उनको काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है इन डिंगी सेल्स। और ये भट्टियां कहाँ लगाई जाती हैं? एक अंधेरे कमरे में लगाई जाती हैं जहां पर एयर और लाइट दोनों ही नहीं होता। दैट द लॉ, अगर ये कानून वहां पर एनफोर्स किया जाए तो कम से कम 20,000 चिल्ड्रन वहां से रेस्क्यू किए जा सकते हैं, वहां से निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 20,000 बच्चे जो कि ग्लास फर्नेस के आगे वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर की फर्नेस के आगे वर्क करते हैं और अंधेरे कमरों में वर्क करते हैं जहां पर एयर और लाइट भी नहीं जाती। और यहाँ पर ये बच्चे वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर, और दिन के उजाले के जितने भी घंटे हैं वो इन्हीं बंद कमरों में बिताते हैं। ओवर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और इसी के कारण यहाँ पर अंधेरे कमरों में भट्टी के आगे काम करने के कारण इन बच्चों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इसी तरीके से मुकेश अपनी आंखों में एक सपना लिए कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, यहाँ पर ऑथर को अपने घर की तरफ लेके जाता है। Which he proudly says is being rebuilt, तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो बड़े प्राउड से कहता है कि ये एरिया अब दोबारा से बनेगा। We walk down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remains, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animal coexisting in a primeval state। यहाँ पर देखिए मुकेश ऑथर को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है और वो बड़े प्राउड से कहता है कि ये एरिया जो है ये दोबारा से रीबिल्ड होगा। अब देखिए कैसी गलियों से होके ऑथर गुजरते हैं। यहाँ पर फिरोजाबाद की जो तंग गलियां हैं जो कि गार्बेज से और एक तरीके से बदबू से घिरी हुई हैं। यहाँ पर देखिए वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि हम ऐसी गलियों से होके जा रहे थे जहां पर बदबू आ रही थी, चॉक्ड विद गार्बेज, और ये गलियां गार्बेज से चॉक्ड थी, गार्बेज से भरी हुई थी। पास्ट होम दैट रिमेन्स होवल्स, और हम ऐसे घरों से होकर गुजर रहे थे तो बिल्कुल पुराने जमाने की जैसे झोपड़ियां हुआ करती थी वो बिल्कुल ऐसे बने हुए थे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जहां पर दीवारें बिल्कुल झड़ रही थी, बिल्कुल पुराने जमाने की नजर आ रही थी और बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। क्रम्बलिंग का मतलब है यहाँ पे बहुत ही कमजोर हो चुकी थी दीवारें। वोबली डोर्स, और दरवाजे भी एक तरीके से घरों में एकदम लटकते हुए झूलते हुए दिखाई दे रहे थे। नो विंडोज, और उन घरों में कोई भी विंडो नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, और घरों में इतनी भीड़ थी परिवारों की, और वहां पर ह्यूमंस भी थे और एनिमल्स भी थे। को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट, और उन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पुराने जमाने से ये घर ऐसे ही चले आ रहे हैं। He stops at the door of one such house, एक ऐसे ही घर के आगे हम रुके। यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पे ऑथर है और उसके साथ में मुकेश है। जो मुकेश यहाँ पे ऑथर को अपने घर लेके आया है फिरोजाबाद की गलियों से होकर। He stops at the door of one such house, एक ऐसे ही घर के आगे हम रुके जो पुराने जमाने का था। Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open, यहाँ पर मुकेश ने एक ऐसे ही दरवाजे को पुश किया, अपने फुट से धक्का मारा, जो एक तरीके से वोबली था, जो झूल रहा था, बिल्कुल कमजोर हो चुका था। एक ऐसे ही आयरन डोर को मुकेश ने अपने फुट से पुश किया। We enter a half-built shack in one part of it, thatched with dead grass.
एक ऐसे ही आधे बने हुए हाफ बिल्ट घर में हम गए और जिसके एक पार्ट में डेड ग्रास घास फूस पड़ी हुई थी इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव, जहां पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था और जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक पक रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन पर कुछ प्लेटर्स पड़ी थी, कुछ प्लेट पड़ी थी, किसकी, एल्युमिनियम की प्लेट्स पड़ी थी जिन पर चॉप्ड वेजिटेबल रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली, और एक वीक सी यंग विमेन जो कि शाम का खाना बना रही थी, शाम का खाना कुकिंग कर रही थी पूरे फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, उसकी आंखों में धुआं जा रहा था क्योंकि वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, उसकी आंखों में धुआं जा रहा था, स्मोक जा रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। वो किसकी वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है वो। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसे घर की बहू का दर्जा दिया गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर घर के 3 men का चार्ज है, घर के 3 आदमियों की जिम्मेवारी है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके खुद के हस्बैंड और मुकेश और उनके पिता का भार उसके सर पर है, यानी उसकी जिम्मेवारी उसके सर पर है खाना बनाने की और देखभाल करने की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब घर के बड़े एंटर करते हैं, या यहाँ पे कह सकते हैं कि मुकेश के फादर एंटर करते हैं, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। यहाँ पर जो मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ है वो एकदम से घर के एल्डर को देखकर, मुकेश के फादर को देखकर जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाती है और अपना घूंघट कर लेती है और अपने फेस को घूंघट से छिपा लेती है। As custom demands, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, daughter in law must veil their faces before male elders. कस्टम के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, जो घर की बहू होती है और घर के जो मेल एल्डर्स होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, उनके आगे उसको अपना घूंघट करना होता है, अपने फेस को घूंघट से छिपाना होता है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker despite long years of hard labor. यहाँ पे जो घर के एल्डर हैं वो कौन है, मुकेश के फादर हैं। वो काफी गरीब बैंगल मेकर है, काफी सालों तक हार्ड लेबर करने के बाद भी वो आज एक गरीब बैंगल मेकर हैं। फर्स्ट एज ए टेलर, वे सबसे पहले टेलर का काम करते थे, देन ए बैंगल मेकिंग, फिर वो बैंगल मेकिंग का काम करने। He has failed to renovate a house and his 2 sons to school. वो फेल हो गए अपने घर को रेनोवेट कराने में और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में वो फेल हो गए। मीन्स इसका मतलब है कि वो इतने गरीब बैंगल मेकर थे कि वो अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेज पाए और ना कि अपने घर को दोबारा से रेनोवेट करा पाए। All he has managed to do is teach them what he knows. बस वो जो खुद जानते थे बैंगल मेकिंग के बारे में वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो क्या जानते थे, बस आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। यहाँ पे मुकेश की दादी ने कहा, यह तो हमारा कर्म है, यही हमारा भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of बैंगल्स, जहां पर जो मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने खुद के हस्बैंड को जो बैंगल का जो ग्लास होता है उस पर पॉलिश करते समय जो डस्ट होती है उसकी डस्ट से अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, ये तो भगवान का दिया हुआ हमारा भाग्य है कि हमने बैंगल मेकर्स में जन्म लिया है। सी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यहाँ पर जो बैंगल मेकर्स की जो कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है तो उन्होंने यहाँ पर चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में उन्होंने सिर्फ चूड़ियों को ही देखा है। एवरी अदर यार्ड, हर किसी के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद,
फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने सिर्फ चूड़ियों को ही देखा है। ये कौन कह रहा है? ये मुकेश की ग्रैंडमदर कह रही हैं। Spirals of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled handcart pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि फिरोजाबाद की गलियों में मैंने एक लड़के को 4 व्हील्स वाले हैंड कार्ट पे, यहाँ पे 4 व्हील्स का जो हैंड कार्ट होता है उसको हम ठेली भी बोल सकते हैं, तो उस ठेली पर एक बहुत बड़ा चूड़ियों का ढेर मैंने देखा जिसमें हर वैरायटी की चूड़ी थी। तो वो ये यंग लड़का जो कि एक ठेला ले जा रहा था जिसमें बहुत सारी वैरायटी की चूड़ियां लगी हुई थी, पूरा ढेर लगा हुआ था और उसमें रेनबो के जितने भी कलर होते हैं, रेनबो के जितने भी 7 कलर होते हैं, तो हर कलर की चूड़ियों का ढेर उस ठेली पर लगा हुआ था। और वो लड़का नैरो लेन्स, छोटी छोटी तंग गलियों से होकर उस शैंटी टाउन में, जो एक तरीके से पुराने जमाने के जो मकान है वहां पर तंग गलियों से होकर उस ठेली को लेकर जा रहा था। And in dark hutments next to lines of flame of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। तो यहाँ पे ऑथर बताती हैं कि हर दूसरे घर में ये जो डार्क हटमेंट्स है, ये जो अंधेरे वाले घर हैं, यहाँ पर ये जो झोपड़ी का जो इलाका है, मीन्स ये जो एक तरीके से पुराने जमाने के जो घर बने हुए हैं फिरोजाबाद में, जहां पर घरों में अंधेरा दिखाई देता है और हर घर में ऑयल लैंप्स जलते हुए दिखाई देते हैं, ऑयल लैंप्स फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और जहां पर लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और उनके फादर मदर भी वहां पर बैठे हुए हैं जो वेल्डिंग कर रहे हैं, गिलास को वेल्डिंग कर रहे हैं, मीन्स कांच को वेल्डिंग कर रहे हैं और उनसे चूड़ियां बना रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी आंखें अंधेरे बंद कमरे में वर्क करते करते एक तरीके से एडजस्ट हो गई हैं कि वो बाहर जहां पर लाइट है तो उस जगह से अच्छा वो डार्क जगह पर, अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पर अच्छे से देख पाते हैं। यानी उनकी जो आई साइट है वो एडजस्ट हो गई है बिल्कुल, क्योंकि वो अंधेरे कमरे में काम करते रहते हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। तो यहाँ पर ऑथर बताती हैं कि एडल्ट होने से पहले ही इसी वजह से, क्योंकि ये अंधेरे कमरे में वर्क करते हैं, जो ग्लास को वेल्डिंग करने का जितना भी काम होता है वो एक तरीके से डार्क जगह पर होता है, एक तरीके से अंधेरे कमरे में किया जाता है। तो यहाँ पर डार्क जगह पर काम करते करते, अंधेरे में काम करते करते उन लोगों की आंखों की रोशनी एडल्ट होने से पहले ही चली जाती है। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। वहां पर एक सविता नाम की लड़की बैठी हुई थी जिसने एक तरीके से फेड पिंक ड्रेस पहनी हुई थी। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। एक बूढ़ी औरत के बराबर में सविता बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास के जितने भी पीसेस थे उनको सोल्डरिंग कर रही थी, मीन्स उनको जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ इतने जल्दी जल्दी मशीन की तरह वर्क कर रहे थे, बिल्कुल मैकेनिकली। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मी। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी ये देखकर कि शायद ये लड़की एक तरीके से इन बैंगल्स की पवित्रता को जानती है, इसीलिए वो चूड़ी बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो यहाँ पर इंडिया में एक तरीके से जो चूड़ियां हैं वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं और बहुत ही शुभ मानी जाती हैं शादी ब्याह में। तो यहाँ पर इंडिया में जो इंडियन विमेन है वो चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक मानती हैं और उनको बहुत ही शुभ मानती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। यहाँ पे ऑथर बताती हैं कि एक दिन ये जो लड़की यहाँ पर यंग सी बैठी हुई है जिसका नाम सविता है, और इसके भी सर पे रेड कलर का घूंघट होगा और इसके हाथों में भी
मेहंदी लगी हुई होगी और इसके हाथों में भी रेड कलर की बैंगल्स होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस दिन वो एक ब्राइड बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, तो उसके बराबर में जो एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है तो काफी सालों पहले वो भी एक दुल्हन बनी होगी। She still has bangles on her wrist, तो जो बूढ़ी औरत पास में बैठी हुई है उसके हाथों में अभी तक भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, तो यहाँ पर ऑथर बताती हैं लेकिन उसकी आंखों में कोई भी लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, तो यहाँ पर वो औरत, जो बूढ़ी औरत बैठी हुई है, वो कहती है कि एक वक्त हमने पेट भर के खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, तो यहाँ पर जैसे ही वो ये बात कहती है तो उसकी बात में, उसकी वॉइस में बिल्कुल भी खुशी नहीं झलक रही है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, तो वहां पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अपनी पूरी लाइफ हमने एक टाइम भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज रिप्ड, और वो पूरे जीवन यही सब काटती है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, अब वो जो बूढ़ी औरत जो सविता के पास में बैठी हुई है, उसके हस्बैंड जो वहीं पर बैठे हुए हैं और उनकी दाढ़ी है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं बैंगल बनाने के अलावा मैं कोई काम नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो भी पूरी लाइफ अपनी इस घर को बनाने में निकाल दी और जहां पर मेरी फैमिली अब रहती है। Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, तो यहाँ पर ऑथर बताती हैं, तो ये सारी बातें सुनकर एक आश्चर्य मुझे होता है कि कम से कम इस आदमी ने अपना घर तो बना लिया। कुछ लोग तो पूरी लाइफ मेहनत ही करते रहते हैं और अपना घर बनाने में भी फेल हो जाते हैं। He has a roof over his head, कम से कम इस आदमी के घर पे इसकी खुद की छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, तो यहाँ पर हर एक आवाज जो दिल से निकलती है, जो बैंगल मेकर्स की जो फैमिलीज हैं जिनके मन से एक ही आवाज निकलती है कि हमारे पैसे नहीं है, तो वो बैंगल मेकिंग के काम करने को मजबूर हैं क्योंकि और कोई बिजनेस उन्हें आता नहीं है और वो और कोई बिजनेस ना ही कर पाए। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो बैंगल मेकर्स की जितनी भी फैमिली हैं वो यही बात कहती हैं कि हमारे पास खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर से यही आवाज गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन से लेकर जो उनके एल्डर्स हैं, उनके पिता भी बस यही बात कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं आता, हमें कोई बिजनेस नहीं आता। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग toil have killed all initiative and the ability to dream। तो यहाँ पर एनी जंग कहती हैं कि यंग बच्चों से लेकर जितने भी बड़े हैं, यहाँ पे सब एक ही बात कहते हैं कि हमें सिर्फ चूड़ी बनाना आता है और हमें कुछ नहीं आता और हमें इस बिजनेस में पेट भर खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर फिरोजाबाद में देखकर ऐसा लगता है कि सालों तक इसी बिजनेस में लगे हुए, तो जो लोगों के जो ड्रीम है और उनका जो इनिशिएटिव माइंड है वो एक तरीके से सो गया है और उनके सपने कहीं पर खो गए हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो यहाँ पे एनिस जंग जो कि ऑथर है बताती हैं कि मैंने एक यंग लड़कों के एक ग्रुप से पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो, आप एक तरीके से एक यूनियन क्यों नहीं बनाते हो कुछ और बिजनेस करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो वो बताते हैं कि एक तरीके से ये एक मिडिल मैन का एक सर्कल है, एक तरीके से हम मिडिल मैन के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे दादा परदादा को भी हम ये जो बीच के जो मिडिल मैन होते हैं उन्होंने ही अपने जाल में फंसाया हुआ था। तो एक तरीके से इस बात का मीनिंग है कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के आदमी होते हैं, वो बैंगल मेकर से कम दामों में चूड़ियां लेकर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचा देते हैं और उनसे वहां से पैसे कमा लेते हैं। तो जो मिडिल मैन होते हैं वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। Even if we get organized, we are the ones
who will be hold up by the police। तो यहाँ पर वो लड़के कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अगर हम अपनी यूनियन बना लेंगे तो हमें किसी ना किसी जुर्म में पुलिस के द्वारा पकड़ा दिया जाएगा और कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमको मारा जाएगा और जेल में खींच के डाल दिया जाएगा कुछ भी इलीगल करने के आरोप में। They say there is no leader among them। तो वो लड़के बताते हैं कि हमारे बीच में कोई भी लीडर नहीं है। No one could help them see things differently। और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। Their father are as tired as they are। उनके पिता भी ये काम कर करके थक गए थे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to justice। तो एंडलेस टॉकिंग करते हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ कितना अन्याय होता है और वह किस तरीके से गरीबी से घिरे हुए हैं और लालची लोगों से वो घिरे हुए हैं। Listening to them, I see two distinct words, one of the family caught in a web of poverty। यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि एक तरीके से दो दुनिया उनको देखने को मिलती हैं। एक तरफ तो जो बैंगल मेकर्स हैं, जो पॉवर्टी से, भूखमरी से, गरीबी से घिरे हुए हैं, और एक तरफ ऐसी दुनिया है जहां पर साहूकार हैं, मिडिल मैन हैं और पुलिस मैन हैं और गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो ये सभी भ्रष्टाचारी हैं और यहाँ पर दो तरीके की दुनिया वो देखती हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो बच्चों के ऊपर ही डाल दी जाती हैं, जैसा उनके पेरेंट्स वर्क करते हैं वैसा ही बच्चों को ही करना पड़ता है। He accept it as naturally as his father। तो वो बच्चा भी उस वर्क को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके फादर ने उस वर्क को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि बैंगल मेकिंग का जो वर्क है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। हिम्मत भी, तो यहाँ पर वो बच्चा उसको मना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता कि वो कुछ और करेगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। तो एक तरीके से डेयरिंग करना, एक तरीके से हिम्मत दिखाना या विरोध करना, तो उन बच्चों की ग्रोइंग का एक ये पार्ट भी नहीं है, उन बच्चों के जीवन का ये पार्ट नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। तो जब मैंने ये एक सेंस, एक चमक मुकेश की आंखों में देखी कि जब वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो मैं भी बहुत खुश थी। He repeats, उसने अपनी बात को रिपीट किया, I want to be a motor mechanic। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। वो एक गैरेज जाएगा और वहां पर मोटर चलाना सीखेगा और काम सीखेगा। But the garage is a long way from his home। वो कहता है कि माना कि जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन वो पैदल जाएगा। He insist, उसने मुझसे ये आग्रह किया। ये बातें किसने की? मुकेश ने कही। मुकेश ने ऑथर से कहा कि वो गैरेज जाएगा और वहां पर काम सीखेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा, और गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन वो वहां पर पैदल जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही सडनली साइलेंट। तो यहाँ पर ऑथर ने मुकेश से पूछा, क्या तुम एक ऐसा सपना देखते हो, क्या तुमने ऐसा ड्रीम देखा है कि तुम प्लेन उड़ा रहे हो? ही इज सडनली साइलेंट। तो यहाँ पर मुकेश एकदम शांत हो जाता है और वो कहता है नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो ग्राउंड की तरफ देखने लगता है। इन हिज small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। तो यहाँ पर उसकी साइलेंट में और उसकी जो स्मॉल मर्मर थी, उसकी धीरे धीरे वो जो बड़बड़ा रहा था, तो वहां पर एक एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, लेकिन वो जो एम्बेरसमेंट थी अभी रिग्रेट में नहीं बदली थी। अभी तक भी एक पछतावा नहीं था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, कार्स का, कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। That he sees hurtling down the streets of his town, few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। तो यहाँ पर उसकी आंखों में जो सपना है कि वो कार चलाना चाहता है या मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो एक तरीके से वो अपने इस सपने से बहुत ज्यादा खुश है। तो यहाँ पर जो थोड़े ही एरोप्लेन, काश ही कभी एरोप्लेन वो फिरोजाबाद के ऊपर से कभी गुजरे। इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे।